सर्दी से कोई भी गरीब ठिठुरने न पाए, इसी उद्देश्य को लेकर सदर तहसील में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक की मौजूदगी में डीएम ने बारी बारी से करीब 400 गरीबों को कंबलों का वितरण किया। कहा कि गरीबों की मदद के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। महोबा मुख्यालय की सदर तहसील में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। तहसील राजेंद्र कुमार व नायब तहसीलदार अमरकांत सेन ने मुख्य अतिथि सदर विधायक राकेश गोस्वामी एवं डीएम सहदेव का माल्यार्पण के साथ स्वागत किया। इसके बाद बारी बारी से सभी 400 गरीबों को कंबल वितरित किए गए। देखिए, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा प्रथम चरण में 15 लाख दिया गया है, जिसमें कि 276 कंबल हमें एक बार में सारी तहसीलों में, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो शहरी क्षेत्र के हमारे गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जिनके वास्तव में निडी लोग हैं, उनको हम लोगों ने ये कैंप लगा कर के कंबल अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनवाए हैं। और आज उसी कड़ी में आज भी 3076 कंबल प्रत्येक तहसील में वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से 6500 कंबल हम लोगों ने 2 किस्तों में जो है 15-15 लाख की धनराशि मिली है। उसके तहत हम लोग तय करके अच्छे भारी वजन के कंबल गुणवत्तायुक्त माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बता रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक सदर भी मौजूद है। उन्हीं के कार्यक्रमों के द्वारा ये जो है कंबल वितरण कार्यक्रम चला जा रहा है। और देखने से मालूम पड़ा है कि हमारे ये बिल्कुल निजी हैं, जिनको हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों से छांट करके लाए हैं। उनको वास्तव में जो कंबल दिए जा रहे हैं उसका ये पूरा सदुपयोग करेंगे। और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं और हमारे व्यापार मंडल के, हमारे पेशा मंडल के तमाम लोग जो है जो कंबल दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोग कार्यक्रम वितरण कर रहे हैं। 1500 कंबल हमारे पेशा मंडल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। 2100 हमारे गुलाबी गाय के एक सदस्य के द्वारा वितरण कराया गया है। और 400 कंबल हमारे नगर पंचायत के माध्यम से वितरण कराए गए हैं। इस प्रकार से लगभग 8-9 हज़ार कंबल हम अभी तक वितरण कर चुके हैं। और हमारा कंबल वितरण कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ये हमारे प्रदेश सरकार के जो निर्देश हैं, जो मार्गदर्शन है कि हमारे हर गरीब को कोई ठंड से किसी को दिक्कत न हो, उनको अलाव की व्यवस्था की गई है हर नगर पंचायत क्षेत्र में। और इसी प्रकार से उनके लाइन बसेरा की व्यवस्था की नगर पालिका नगर क्षेत्र में। हमारे यहाँ कोई घटना नहीं हो रही है। हम लोग पूरा सजग हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश और मार्गदर्शन पे हम सारी कंबल वितरण के कार्यक्रम, अलाव की व्यवस्था और रेल व्यवस्था के सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। हाँ, ये जो सरकार है, दीनदयाल अंत्योदय की उसमें चल रही है। हमारी सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि जो सबसे आखिरी पायदान पर व्यक्ति बैठा है, उसको सभी सुविधाओं से, सरकारी सुविधाओं से, जो भी मूलभूत जरूरतें हैं उन तक वो पहुंचाई जाए। उसी क्रम में आज सर्दी को देखते हुए, शीत के लहर को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा कंबलों का वितरण किया जा रहा है। पूर्व में भी इस तरह कंबल जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि 2000 के लगभग कंबल पहले बांटे जा चुके हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगातार अपनी तरफ से कंबल और उसका वितरण कर रहे हैं, गर्म कपड़ों का। और आज उसी क्रम में फिर से दोबारा कंबलों का वितरण किया जाएगा। कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, जहां पर बच्चे अपने भविष्य संवारते हैं और टीचर उनके गुरु होते हैं। लेकिन जब स्कूलों को बिजनेस का केंद्र बना लिया जाए तो अब हम किस तरह विश्वास करें। ऐसा ही वाकया हुआ गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में ग्रीनफील्ड स्कूल में, जहां पर पेरेंट्स ने वहां पर जमकर शोर किया और चेयरमैन सचिन को यह एहसास दिलाया कि स्कूलों की मनमानी उन्हें बर्दाश्त नहीं। जब ग्रीनफील्ड स्कूल में एडमिशन होता था तो पेरेंट्स से यह कहा जाता था कि 6 से 8 के बाद से आपके बच्चे को स्वतः दिलशाद गार्डन की ब्रांच में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब हो यह रहा है कि चेयरमैन सचिन पैसे लेकर बच्चों को वहां भेजना चाह रहे हैं, जो कि अभिभावक को मंजूर नहीं। उनकी मांग है कि उनके बच्चे तो दिलशाद गार्डन ब्रांच ही पढ़ेंगे। इसी बात को लेकर सोमवार को स्कूल के बाहर ही काफी हंगामा किया गया और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल बिजनेस करना चाहती है, बच्चों के भविष्य को नहीं देख रही। अब देखना है कि स्कूल अपने वादे पूरे करती है या नहीं। क्या परेशानियां हैं, क्यों यहाँ जमा हुए हैं ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल शालीमार गार्डन में? क्योंकि एक्चुअली मैम हमारे बच्चे 7th में है, 7 से 8 यहाँ ऑटोमेटिक दिलशाद गार्डन डिस्पैच होते हैं, 8 से 9 में, 8 से 9 में। लेकिन ये हमें मना कर रहे हैं
5 स्कूल के ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बस दिलशाद गार्डन 5th क्लास के बाद बच्चा ट्रांसफर होगा 6 में, लेकिन हमने लास्ट ईयर यही एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं कि हम बच्चे को 8th में भेज देंगे, लेकिन जब 8th का बच्चा 9th में नहीं जा पा रहा तो हमारा बच्चा कैसे जाएगा? हमारी बच्चे 6 में पढ़ जाएगा, अभी सामने हो, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सही बात है, यहाँ तो सेकंड टाइम का वर्क अच्छा जाएगा। यहाँ तो 7th में उसे प्रॉमिस किया गया था कि प्री नर्सरी से, आज वो अपनी बात जैसे मुकर रहे हैं। मतलब ये है कि आप लोगों के बच्चों का जब एडमिशन हुआ तो ये कहा गया कि 5th से के बाद से जब 6 में बच्चा जाएगा तो ऑटोमेटिक दिलशाद गार्डन ब्रांच में बच्चे का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि नहीं हो रहा है। उसके बाद 8th के बाद भी नहीं होने के चांस है। आप लोगों को दे दिया गया है 2, 4, 5 स्कूलों का ऑप्शन। तो सीधा क्या फंडा था कि सर आप जो एडमिशन यहाँ ले रहे हैं तो 12th तक आपका ऑटोमेटिक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। हो रहा आज 10 साल से हो ही रहा है। 8th क्लास में जब मेरा बच्चा भी आया तो आपका रिगार्डेडली यहाँ पे रहते हैं, रिगार्डेडली समाज से जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे पेश आते हैं, मैनेजमेंट से बाकी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनसे पेश आते हैं। तो खाली मैडम को हमें एंट्री देने में यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैडम कहे जी मैं अपने साथ और 4 को भी लाऊंगी जो यहाँ से गलत काम करके चले गए, उनको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, कभी भी ना करेंगे। मैडम सर माथे पे 2 रिलेशन से, एक तो यहाँ पे प्रिंसिपल रही है, इतने सालों उन्होंने काम करा, एक हमारी वाइफ। इसके एवज में हम उनसे कुछ नहीं चाहते, ना कहा गया, सिर्फ उनसे यही कहा गया जो यहाँ पे स्टाफ है जो भी है उसको निकालो मत, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस मतलब ये बिल्कुल झूठ बातें हैं, जो भी ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये बोला है कि मैं स्टाफ को निकालूं। सचिन जी मैं आपको दे सकता हूं। सचिन जी, पुराने स्टाफों को क्यों हटाया गया? पुराना स्टाफ खुद से रिजाइन देके गया, उनके रेजिग्नेशन नहीं, पुराने स्टाफ हटाए नहीं गए हैं, उनके सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि हमें हटाया गया है। नहीं, आप सिर्फ वर्बली ये कैमरे में लिख के ये साबित नहीं कर सकते। उनके रिटर्न में रेजिग्नेशन है, मेल पे भेजा, उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा। आप पेपर आपको दिखाना पड़ेगा। रेजिग्नेशन रिवोक्ड हो गया। रिवोक्ड खाली मैडम के करने से नहीं करता, क्योंकि मैडम उस समय ना तो सोसाइटी के पद पे थी ना प्रिंसिपल के पद पे थी, इसलिए उनके रिवोक करने से कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज मी, जो जवाब चाहते थे वो मैंने दे दिया। अब क्या लंबा उधेड़ना है बातों को? जो सुनना चाहते थे वो मैंने आपको कह दिया। इसके अलावा मैं और तो कोई लंबी राजनीति तो नहीं करनी ना यहाँ पे। जो आपको कहना था, जो सुनना था, मैंने कह दिया। अब झूठ सच जो है पेपर्स पे है, जिसको देखना चाहिए सरकारी मेरे पास भेजो, RTI मैं आपको देता हूँ। पेरेंट्स इन लोग की मांग है। एज अ पेरेंट्स मैं सब लोग आपके साथ हूँ। मैंने 1 सेकंड मुझे बोलने देना, बीच में टोकना मत। एज अ पेरेंट्स मैंने आप लोगों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने एक स्कूल बोला, मैंने आपको DPS तक के लेवल पे, मेरी बात खत्म होने दो पहले, मेरी बात सुनो। मैंने आपको सारी चीजें दे दी, DPS से लेके यहाँ तक कह दिया। अगर आपको डिमांड थी, सुनो, अभी ये कोई बात नहीं कर रहा, आपकी डिमांड थी कि नहीं? जब एडमिशन नहीं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। पेरेंट्स के जवाबों से ये भाग रहे हैं, पेरेंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये समस्या का हल नहीं है। जब से हमारा बच्चा प्लेवे से पढ़ा है, मेरे यहाँ से 11 बच्चे, क्योंकि डे केयर है, क्योंकि भाई इंटरनल हो जाता है, ग्रीनफील्ड दिल्ली में ट्रांसफर करते हैं। 5th बोला, 5th के बाद 6th में बच्चा अपने आप चला जाएगा। यही था सर, आज तक यही बात बोला सर प्लीज मैं आपसे बात करूँ। आज तक यही था कि हमारा बच्चा 5th के बाद 6th में ग्रीनफील्ड जाएगा। कोई बात नहीं, लास्ट में बोला कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, 8th के बाद हमारा बच्चा जाएगा। 8th में गया बच्चा हमारा, मैं तो पहले से न्यू एडमिशन होता है, आप क्यों बोल रहे हैं कि ग्रीनफील्ड की ब्रांच में जाएगा? ऑप्शन तो सर हम पहले से देख लेते ना। अब मेन चीज है कि हमारा बच्चा, हमें ग्रीनफील्ड ब्रांच तो ब्रांच सर ऑप्शन में तो दुनिया ढूंढ नहीं। और दूसरी बात, पेरेंट्स के सवाल का जवाब दिए बिना, उनको आश्वासन दिए बिना सचिन जी अंदर गए, ये गलत बात है। इनको आश्वासन दिया जाए और बाकायदा इनकी समस्या का समाधान किया जाए। जवाब दीजिए सर, ग्रीनफील्ड जो आज तक बात प्लीज बुलाइए सचिन जी। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को नगर पंचायत खुटार की तरफ से अनुपम शुक्ला अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी धर्मवीर सिंह एवं समस्त सभासदगण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 4 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस स्वच्छता और सफाई की मुहिम चलाई थी,
वह आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप दिखने भी लगा है। नगर पंचायत खुटार में किए गए कार्य से हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता की झलक। ये नजारा है शाहजहांपुर के नगर पंचायत खुटार का, जहां के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि दिन हो या रात नगर में कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि नगर को साफ सुथरा बनाना, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, जिसका गवाह ये पक्की नालियां गांव के पानी को बाहर करने के लिए, ये पक्की सड़कें लोगों के आवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुलभ शौचालय, गरीबों के घर भी रोशनी हो इसके लिए बिजली व्यवस्था। यहाँ पर स्वच्छता अभियान का एक अलग ही नजारा दिखता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में स्वच्छता कवरेज 2014 के करीब 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो चुका है। करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक जिले, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस बदलाव के वाहक आप सब हैं, जिन्होंने न केवल स्वच्छता के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हुए इसकी संस्कृति अपनाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को स्वस्थ सशक्त करने की अपनी भूमिका का भी निर्वाह किया। खनन मामले में सीबीआई की छापेमारी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सपा सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह का विवादित बयान सामने आया। यूपी के पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह खनन मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नाम आने पर गाजीपुर में प्रेस वार्ता के दौरान भड़क गए। उन्होंने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पैसे लेकर डॉक्टरों और सीएमओ की तैनाती कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सिद्धार्थनाथ सिंह का चाल चरित्र। एक बात कहूँगा, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बयान दिया है, अपना हॉस्पिटल ठीक करे और 6 आरोपों का जवाब दे रहे हैं। अपने पैसा लेके पोस्टिंग करते हैं डॉक्टरों का जो बच्चे हैं, और सीएमओ बना रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी को लोक और लाज के बीच में रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने परसों बयान दिया था, हमारे किसी मदना से कार्यकर्ता से भी उनका चरित्र और चलन अच्छा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी को राजनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। बड़ बोलेपन में जो मना है सो बोल देंगे, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या कर रहे हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। हम लोग से छिपा है क्या? हम लोग सरकार के एक मजबूत अंग रह चुके हैं। हम लोग को क्या होता है और क्या हो रहा है हम लोग को जानकारी है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी बड़बोलापन में ना बोले। मैं जरूर आपके माध्यम से कहूँगा, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश सरकार के एक मजबूत और दूरदृष्टि का चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दाग नहीं लगने दिया। एक ऐसे राजनीतिक बाप के बेटा हैं जिसने ताल ठोकर देश की राजनीति में, चाहे रक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, अपनी हैसियत और औकात को बताने का काम किया है। और अटल जी से जैसे महान नेता से लड़कर अपने वजूद को बुलंदी पर पहुंचाया है। अटल जी को भी बनारस में कैंप करना पड़ा था। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आंधी में गिरा हुआ आम पा लिए हैं, बगीचा उनके परिवार का हो गया। बोलने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं इसीलिए प्रेस किया हूँ, किसी नेता पर बोलने से पहले अपने गिरेबान को झांके। और अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की राजनीति का एक मजबूत चेहरा है। अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कई बार शब्दों की मर्यादा भी लांघ डाली। उन्होंने गंगा स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते हुए कहा कि गंगा घाटों के निर्माण को लेकर वाराणसी में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि अखिलेश सरकार ने गोमती और वरुणा नदी को साफ किया और घाट बनाए। उन्होंने कहा कि गंगा में घाट नहीं बनेंगे तो क्या चकला घर बनेंगे। वरुणा और गोमती मेरे सफाई करने का मिशन गंगा में, आपको कहीं लगता है कि हम लोगों ने क्यों वरुणा को साफ किया? गंगा को साफ करना है तो वरुणा को साफ करना पड़ेगा, 80 नाले को साफ करना होगा। और आप पता कर लीजिए, प्रांजल जिलाधिकारी थे और एक बनारस में जो काम हम लोगों ने करवाया, उसी प्लान के तहत अखिलेश जी का कि शहरों को ठीक करके चौड़ी करके, क्योंकि नदियाँ आज 80 नाला बन गई है, उसका स्वरूप को खड़ा करने का काम किसी ने किया तो उसका नाम श्री अखिलेश यादव जी। गंगा में घाट बनवाने का अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गढ़वा घाट
जहाँ 3000 पिछड़ी जाति गरीब महिला, तलाकशुदा महिला और विधवा महिला है, वृद्धा महिला, उनके उधर घाट बनवाने का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गंगा में घाट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? चखला घर बनेगा? एक घाट बनवाया इस आदमी ने, एक सिंगल घाट बनवाया हो जहाँ के प्रधानमंत्री हो, कंस्टिट्यूंसी हो, एक घाट का नाम बताए और मैं 4 घाट का नाम बताऊंगा जो पैसा दिया। एक घाट पर 25% काम हुआ, स्टे करा के कहा गंगा में घाट नहीं बनने दिए बनारस। ये बनारस में एक काम बता दे गंगा पर कोई किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई भाजपा की सहयोगी पार्टी हो गई है जो विपक्षी दलों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार को अलीबाबा और 40 चोरों की पार्टी करार दिया। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हो गई है। सीबीआई कोई निष्पक्ष एजेंसी नहीं रह गई, इसलिए सीबीआई जो कर रही है, और अभी 2-1.5 महीना पहले सीबीआई के जो बड़े अफसरों को छुट्टी देना, भेजना और ये खुलासा होना कि सीबीआई दबाव बनाकर विपक्ष के लोगों को तबाह करना और बर्बाद करना चाहती है, उसका जीता जागता सबूत है। एक अफसर के यहाँ छापा पड़ने से एक देश के मजबूत समाजवादियों के इतिहास भूगोल का एक विपक्ष का शानदार चेहरे को पर बार-बार आरोप लगवाना क्या मतलब है? मजाक नहीं है क्या? और यदि ये करने का साजिश की तो मैं ईमान से कह रहा हूँ एक भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नहीं बचेगा जहाँ लड़के सड़क पर ना आ जाए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एकदम ही सब अलीबाबा 40 चोर की सरकार बनी है। खाली सिमसिम दरवाजा खुल जाए और सिमसिम दरवाजा बंद हो जाए, इनके पास और कोई काम नहीं। फर्रुखाबाद में सड़क के किनारे दवाइयों का जखीरा पड़ा मिला। मौके पर भीड़ लग गई। पड़ी मिली दवाइयां एक्सपायर्ड बताई जा रही है, लेकिन एक तरफ जहां कई लोगों को दवाइयों के लाले हैं, वहीं इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों का फेंक देना एक बड़ी लापरवाही की मिसाल है। शहर कोतवाली क्षेत्र के लकुला के निकट बाग में जीवन रक्षक दवाओं का जखीरा पड़ा मिला। मंगलवार की रात किसी ने कूड़े की तरह जीवन रक्षक दवाइयों को फेंका। फेंकी गई दवाओं में खांसी, जुकाम, बुखार, लीवर, गैस, पेट, जोड़ों के दर्द, मल्टीविटामिन है। दवा जेपी ड्रग कंपनी की है। दवाओं की कीमत लाखों में है, लेकिन अधिकतर दवा एक्सपायर्ड है। सूत्रों की माने तो दवा आवास विकास निवासी एक बड़े दवा कारोबारी द्वारा फेंकी गई है। अभी बीते कुछ दिनों पहले से ही सीएमओ कार्यालय में लाखों रुपए कीमत की दवाइयों को जला दिया गया था। वह मामला अभी जांच के दायरे में चल रहा है। सीएमओ ने डॉक्टर अरुण कुमार ने फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल बात नहीं हो सकी। श्री राम राजा सरकार की नगरी और रक्षा के प्रसिद्ध मंदिर के परिसर में मंगलवार को कोई अज्ञात जोड़ा 1 माह की नवजात बच्ची को बैग में बंद कर लावारिस हालत में छोड़कर चला गया। रोती हुई बच्ची को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर उसे स्थानीय अस्पताल भिजवा दिया। वहीं बच्ची को छोड़कर गए अज्ञात जोड़े की खोज की जा रही है। और रक्षा के श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर में सुबह 6:30 बजे जब मंदिर सुरक्षा में लगे SAF जवानों ने एक लावारिस बैग को देखा तथा उस बैग की तलाशी ली तो उस बैग में करीब 1 माह की नवजात जिंदा बच्ची को देखा, जिसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस थाना को दी गई। पुलिस द्वारा जननी एक्सप्रेस से बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रमेश आर्या ने बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जो पूर्णतः स्वस्थ पाई गई। वहीं मंदिर प्रबंधन द्वारा CCTV देखा गया, जिसमें बच्ची को छोड़ने वाले महिला पुरुष का फुटेज होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर ये जोड़ा कौन है और बैग में बच्ची को छोड़कर कहां गायब हुए? बच्ची की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी अच्छे परिवार से संबंधित है। बैग में बच्ची को गर्म कंबल में लपेटकर लिटाया गया था। साथ में दूध की बोतल रखी हुई थी। अब यह जांच का विषय है कि बच्ची के परिजनों ने किन मजबूरियों के कारण अपनी नवजात बच्ची को प्रभु राम राजा सरकार के दरबार में छोड़ दिया।